जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संन्यास ज्ञान सर्विसेज में। दोस्तों हम लोग एनसीईआरटी 8 क्लास का जो हिस्ट्री पढ़ रहे थे उसमें फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर चुके थे और सेकंड चैप्टर में दोस्तों आधा हम लोग पढ़ चुके थे और आधा हम लोगों को पढ़ना था। कुछ भाग पढ़े थे जैसे प्लासी का युद्ध वगैरह जो हम लोग पढ़ चुके थे दोस्तों। और फिर जो 1600 ईस्वी में कंपनी आई थी उसको जो है महारानी एलिजाबेथ से मतलब इजाज़त प्राप्त हुआ था पूरा में अधिकार करने का। फिर ये सब चीज़ हम लोग पढ़ चुके थे। फिर उसके बाद धीरे धीरे जब वो कलकत्ता का जो है किलाबंदी करना शुरू करता है तो फिर वहाँ का बंगाल के शासक सिराजउद्दौला के साथ प्लासी का युद्ध हो जाता है, रॉबर्ट क्लाइव का। इतने सारे चीज़ हम लोग पढ़ चुके थे। उसके बाद दोस्तों आज हम लोग को पढ़ना है कंपनी का फैसला शासन। ठीक है, कंपनी का फैसला नहीं सॉरी फैलता शासन। तो किस तरह से कंपनी का शासन फैलता जाता है धीरे धीरे, उसके बारे में यहाँ हम लोगों को पढ़ना है। आगे बोल रहा है यदि 1757 से 1857 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारतीय राज्यों पर कब्जे की प्रक्रिया को देखें तो कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने आती है। तो कुल देखिए प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी में हुआ था। और बंगाल को कलकत्ता को किलेबंदी कर रहा था लोग, तो इसकी वजह से हुआ था और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आ गई थी। तो 1857 के दोस्तों एक विद्रोह हुआ था। उस विद्रोह में जो है कंपनी इसी विद्रोह मतलब कंपनी की वजह से ही हुआ था। ठीक है, अधिकार जो जमा रहा था उसकी वजह से। तो इतने सालों में इस 100 सालों में जो मतलब वहाँ पे क्या महत्वपूर्ण बातें आई तो उसके बारे में यहाँ पे जानना है। बोल रहा है कि इसी अनजान इलाके में कंपनी ने सीधे सैनिक हमला प्रायः नहीं किया। मतलब किसी भी इलाके में सीधे तौर पर सैनिक से हमला नहीं किया। उसने किसी भी भारतीय रियासत का ग्रहण करने से पहले विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक साधनों का इस्तेमाल किया है। ठीक है, बक्सर की लड़ाई के बारे में देखें तो बक्सर की लड़ाई 1764 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, और उसके बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंट तैनात कर दिए थे मतलब अपने व्यक्ति को तैनात किया दिया। ये कंपनी के राजनीतिक या व्यावसायिक प्रतिनिधित्व होते थे। उनका काम कंपनी के हितों की रक्षा करना और उन्हें आगे बढ़ाना था। रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतर मामलों में भी दखल देने लगे थे। तो मतलब कि वो जो रेजिडेंट थे उसके माध्यम से कंपनी अधिकारी क्या करते हैं कि अधिकारी भारतीय राज्य के मतलब राज्यों के भीतर जो मामला था उसके बारे में भी दखल देना शुरू कर दिए थे। इसका मतलब जानना चाहते थे कि अगला राजा कौन होगा, किस पद पर किसको बिठाया जाएगा, किस तरह की चीज़ें भी कंपनी का अफसर भी मतलब तय करना चाहते थे कि हम ही चाहे कि राजा कौन होगा, वहाँ किस पद पर किसको बैठाया जाए। मतलब कंपनी अपने हिसाब से चाहने लगी थी। कई बार कंपनी ने रियासतों पर सहायक संधि भी थोप दी। जो रियासत इस बंदोबस्त को मान लेती थी उसे अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं रहता था। उसे कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी। तो मतलब देखिए सहायक संधि यहाँ पे कर रहा है। अगर सहायक संधि आप मान जा रहे हैं, कोई भी राजा का शासक है तो उसका राज्य का शासक अगर सहायक संधि को मान रहा है तो उसको स्वतंत्र सेना रखने का अधिकार फिर नहीं हो जाता है। कंपनी की सुरक्षा मतलब कंपनी की तरफ से उसको सुरक्षा मिलती है। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ वहाँ पे थी। सहायक सेना रख रखाव के लिए कंपनी सहायक सेना के रख रखाव के लिए कंपनी को पैसा देती थी। अगर भारतीय शासक रकम अदा करने में चूक जाते थे तो जुर्माना के तौर पर उनका इलाका कंपनी अपने जब कब्जे में ले लेती थी। मतलब कि देखिए सहायक रखने के लिए कंपनी को पैसा देती थी, सहायक सेना के रखाव के लिए वह कंपनी को पैसा देती थी। कौन देती थी? राज्य सरकार। ठीक है, उसको अब अपनी सेना नहीं रखना है, कंपनी उसका नियंत्रण करेगा और सहायक सेना रखेगा और उसके लिए उसको कंपनी को पैसा देना है। और अगर पैसा देने में चूक गया कोई भारत शासक तो उसको जुर्माने के तौर पर उसको मतलब कंपनी जो है अपने कब्जे में कर लेती थी। जैसे उदाहरण के लिए जब रिचर्ड बेलेजी गवर्नर जनरल 1798 से 1805 ईस्वी तक था तो उस समय अवध के नवाब को 1801 में अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर कर दिया गया था, क्योंकि नवाब सहायक सेना के लिए पैसा अदा करने में चूक गए थे। इस आधार पर हैदराबाद में भी कई इलाके छीन लिए गए थे। तो देखिए अब यहाँ पे अपना रॉस जमा रहा है कंपनी वाले। देखिए ऊपर से उस पर अपना सैनिक सेना भी मतलब उसको स्वतंत्र सेना भी नहीं रखने दे रहा है, अपनी ओर से मतलब उसको सुरक्षा दे रहा है। तो सारा तो मतलब उसका सैनिक वगैरह सारा जो है कंपनी का ही है। तो समझिए कि कंपनी का आधा अधिकार उस पर ही है, जो चाहेगा करवा सकता है। और फिर दोस्तों ऊपर से जब कुछ पैसा देने में वो लोग चूक जाते हैं तो सीधा का सीधा मतलब पूरा राज जो है अपने कब्जे में कर ले रहा है। ठीक है, और इसी तरह से वहाँ पे 1801 ईस्वी में अवध को जो है कब्जा कर लिया गया था। ठीक है, आधे इलाके को।
उस समय गवर्नर जनरल बेलेजी गवर्नर थे, ठीक है, सर रिचर्ड बेलेजी बेलेजी। तो इस तरह से वहाँ पे किया जाने लगा था। और यहाँ पे देखिए एक फिगर दे रहा है, बोल रहा है कि अपने बेटे और ब्रिटिश रेजिडेंस के साथ खड़े नवाब सिराजुद्दौला हैं। टीली कैटल द्वारा बनाया गया चित्र है। टीली कैटल ने एक चित्र बनाया है 1772 में अपने बेटे के साथ सिराजुद्दौला खड़े हैं, ठीक है। तो इस चित्र को देखिए। उसके बाद बोल रहा है बक्सर की लड़ाई के बाद हुई संधि के फलस्वरूप नवाब सिराजुद्दौला के ज़्यादातर अधिकार छीन लिए गए थे, लेकिन वहाँ यह रेजिडेंट के सामने अपने चिर परिचित शाही शान और शौकत के साथ दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो कुछ छीन लिया गया था, फिर भी शान शौकत के साथ ही दिखाई दे रहे हैं। और निषेधाज्ञा का मतलब होता है निर्देश, अधीनस्थ मतलब पति दिया है, ठीक है। तो देखिए रेजिमेंट की ताकत क्या थी, तो बोल रहा है कंपनी द्वारा नियुक्त किए गए रेजिडेंट के बारे में स्कॉटलैंड के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने कहा है। रेजिडेंट जो तैनात किए गए थे उनका शासक मतलब उनका अधिकार क्या था, तो उसको बारे में कहा गया यहाँ पे कि दरअसल रेजिडेंट रियासत का राजा होता था। रियासत जिस रियासत में उसको नियुक्त किया कर दिया गया है, मतलब खड़ी कर दिया गया है, उसको क्या कर तैनात किया गया है, वहाँ का राजा हो जाएगा। हम उसे हस्तक्षेप की मनचाही निषेधाज्ञा मतलब निर्देश के तहत काम करने की छूट देंगे। मनचाही आज्ञा, ठीक है, मनचाही निर्देश के तहत जब तक स्थानीय राजा पूरी तरह अधीनस्थ रहता है और रेजिडेंट यानी ब्रिटिश सरकार के माफिक काम करता है तो चीज़ें आराम से चलती रहती है। शासक के कामों में रेजिडेंट की दखल अंदाजी के बिना सब कुछ चल जाता है। जब भी कुछ अलग तरह का घटता है, जब भी राजा कोई ऐसा रास्ता अपनाता है जिसे ब्रिटिश सरकार गलत मानती है, तो टकराव और उथल पुथल पैदा हो जाता है। तो ऐसा होता है। अब टीपू सुल्तान के बारे में हम लोगों को थोड़ा जानना है। इनको शेर मैसूर कहा गया, ठीक है। तो टीपू सुल्तान का यहाँ पे एक फिगर दे रहा है, देख लीजिए इसको आप लोग। टीपू सुल्तान है ये, ठीक है। तो इनके बारे में हम लोगों को जानना है। देखिए दोस्तों, जब कंपनी को अपनी राजनीतिक और आर्थिक हितों पर खतरा दिखाई दिया तो कंपनी ने प्रत्यक्ष सैनिक टकराव का रास्ता भी अपनाया। सैनिक टकराव का भी वो लोग रास्ता अपना लिया। दक्षिण भारत में राज्य था मैसूर। तो दक्षिण राज्य में दक्षिण भारतीय राज्य मैसूर के उदाहरण से यह बात समझी जा सकती है। देखिए कैसे समझा रहा है। हैदर अली एक नाम के व्यक्ति है, हैदर अली, जिसका शासनकाल है 1661 से लेकर के 1682 तक, और उसके पुत्र हैं टीपू सुल्तान, ठीक है। उसका शासन काल है 1882 से 1782 से 1799 तक। जैसे शक्तिशाली शासकों के नेतृत्व में मैसूर काफ़ी ताकतवर हो चुका था। मालाबार तट पर होने वाले व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था, जो जहाँ से कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदती थी। 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च, इलायची का निर्यात रोक दिया। मतलब कि वहाँ का राजा कौन थे? टीपू सुल्तान थे। कहाँ पे? मालाबार तट है, ठीक है। तो मालाबार तट से दोस्तों वहाँ पे से काला मिर्च होता था, जैसे गोल की जो कहते हैं इलायची, वहाँ से खरीदा जाता था, ठीक है। तो वो क्या किए कि 1785 में 1799 तक थे, 1782 से लेकर 1799 तक टीपू सुल्तान अपना कार्यकाल संभाले थे। तो उस 1785 में क्या किए अपने कार्यकाल के दौरान कि वहाँ से निर्यात बंद कर दिए थे। चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची वगैरह का निर्यात बंद कर दिया। मतलब अब यहाँ से ये सब चीज़ नहीं बिकेगा, ठीक। तो सुल्तान ने स्थानीय सौदागर को भी कंपनी के साथ कारोबार करने से रोक दिया था। बोले कि नहीं, अब तू लोग कंपनी के साथ जो है कारोबार नहीं करोगे। वहाँ के जो सौदागर थे उनको बोले। तो टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध विकसित किए और उनकी मदद से अपनी सेना को आधुनिकीकरण किए। टीपू सुल्तान क्या किए कि फ्रांसीसी के जो व्यापारी थे उससे दोस्ती किए और फिर विकसित करके उसका दोस्ती वगैरह, और वहाँ पे अपने सेना का आधुनिकीकरण करना चाहते थे। सुल्तानों ने इस कदमों में अंग्रेज आग बबूला हो गया। मतलब फिर देखिए अंग्रेज क्या क्या आग बबूला हो जाता है, और उन्हें हैदर अली और टीपू सुल्तान बहुत महत्वाकांक्षी, घमंडी और खतरनाक दिखाई देते हैं। तो सोच रहे थे लोग, सोचने लगे कि बहुत ये लोग खतरनाक है। अंग्रेजों को लगता था कि ऐसे राजाओं को नियंत्रित करना और कुचलना जरूरी है। तो फलस्वरूप मैसूर के साथ अंग्रेजों को 4 बार जंग लड़ना हुआ। मैसूर के साथ अंग्रेजों की 4 बार जंग हुई। कब? 1767 से 69 69 सॉरी हाँ 1767 से 69 तक के बीच, फिर 80 से 84, फिर 90 से 92, फिर 1799 में भी हुआ। 4 बार जंग लड़ना पड़ा था, ठीक है, अंग्रेजों को मैसूर के खिलाफ। अब श्रीरंगपट्टनम की आखिरी जंग में कंपनी की सहायता मिलती है श्रीरंगपट्टनम की आखिरी जंग में, और राजधानी की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान मारे जाते हैं 1799 में, और मैसूर के राजकाज पुराने बोडियार राजवंश के हाथों में सौंप दिया जाता है। तो एक वंश था बोडियार वंश, उसके हाथ में मैसूर का राजकाज चला जाता है, और इसके साथ ही मैसूर पर भी सहायक संधि थोप दी जाती है। तो यहाँ पे देख रहे हैं किस तरह से सहायक संधियाँ मैसूर पर थोप दी गई है यहाँ पे।
अब दोस्तों देखिए मराठा की लड़ाई देखना, उससे पहले हम लोग यहाँ पे एक कुछ चीज़ दे रहा है। बोल रहा है टीपू सुल्तान के बेटे को बंधक के रूप में कार्नवालिस के सामने पेश किया जा रहा है। डेनिमल आर्क के द्वारा चित्र किया गया है, एवं चित्र बनाया गया है और दोस्तों इसको सौंपा जा रहा है। ठीक है, टीपू सुल्तान के बेटों को बंधक के रूप में यहाँ पे क्या कर रहा है, सौंपा जा रहा है किसको, कंपनी को। ठीक है, इसको कौन थे उस समय, कार्नवालिस थे उस समय हमारे कार्यकाल में, तो उनको सौंपा जा रहा है कि लीजिए टीपू सुल्तान को उसको बंधक बना लिया गया था। बड़ा कंपनी की फौज को हैदर अली और टीपू सुल्तान ने कई बार युद्ध में हराया था। कौन, कंपनी को। इन दोनों ने मिलकर के, अपनी बाप बेटा थे जिन्होंने मिलकर के हैदर अली और टीपू सुल्तान ने कई बार हरा दिया था। लेकिन 1792 में मराठों, हैदराबाद के निजाम और कंपनी की संयुक्त फौजों ने के हमले के बाद टीपू सुल्तान को अंग्रेजों से संधि करनी पड़ी थी। इस संधि के तहत उसके 2 बेटों के अंग्रेजों के बंधक के रूप में रखना पड़ा था। टीपू सुल्तान अपने 2 बेटों को जो है बंधक के रूप में रख रहे हैं। ठीक है, संधि करके किन से, 1792 से मराठा के खिलाफ जो हुआ लड़ाई, तो क्या हुआ कि बंधक के रूप में अपने 2 बेटों को, टीपू सुल्तान के बेटा है, या टीपू सुल्तान नहीं है, टीपू सुल्तान के 2 बेटा है, और ये अपने बेटा को भी दोस्तों बंधक में रख देता है अपने राज्य के चलते, सोच लीजिए। ठीक है, तो मतलब बंधक में रख देता है अंग्रेजों के पास। लॉर्ड कॉर्नवालिस थे उस टाइम। बोल रहे इस संधि के तहत उनके 2 बेटों को अंग्रेजी के बंधक के रूप में रखना पड़ा था। ब्रिटिश चित्रकारों को इस चित्रों को तस्वीर बनाने में मज़ा आता था, जिसमें अंग्रेजों की सत्ता की विजय दिखाई देती। तो इस तरह के चित्र बनाने में उन लोगों को बहुत मज़ा आता था। उनकी जीत हो रही है ना, मतलब जीत हो रही है। अब देखिए टीपू सुल्तान की कहानी के बारे में यहाँ पे कुछ दे रहा है। बोल रहा है राजाओं की छवि अक्सर जन श्रुतियों से भी बनती है। प्रचलित चीज़ों में उसकी ताकत का खूब यशगान किया जाता है। 1782 में मैसूर के राजा बने टीपू सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि एक बार वे अपने फ्रांसीसी दोस्त के साथ जंगल में शिकार खेलने गए थे और वहाँ एक शेर को उसके सामने आ गया था। मतलब टीपू सुल्तान जब अपने फ्रांसीसी दोस्त के साथ शिकार करने के लिए जाते हैं, सॉरी, जंगल में जाते हैं, तो उनके सामने एक शेर आ जाता है। ठीक है, तो उनकी बंदूक के ने मौके के साथ नहीं दिया, बंदूक उनका मौका का साथ नहीं दिया और कटार भी ज़मीन पर गिर गई थी। फिर भी टीपू सुल्तान ने हत्थे पर शेर का मुकाबला किया और आखिरकार कटार उठा लिए। अंत में उन्होंने शेर को मार गिराया। पीसी बाद उन्हें शैर ए मैसूर की मतलब कहा जाने लगा था। तो इनको शैर ए मैसूर की उपाधि दी जाती है। तो क्यों दी जाती है, आपको समझ में आया? क्योंकि उन्होंने शेर से निहत्थे लड़ लिया था। ठीक है, इसलिए उनको शैर ए मैसूर की उपाधि दी जाती है। तो आप लोगों को समझ में आया? अब देखिए टीपू सुल्तान का एक खिलौना के बारे में दे रहा है यहाँ पे। टीपू सुल्तान का खिलौना शेर। ठीक है, बोल रहा है यह टीपू सुल्तान का एक विशालकाय मशीनी खिलौने का तस्वीर है। इसमें एक नकली शेर एक यूरोपीय सिपाही को दबाते हुए है। शेर क्या है कि यूरोपीय सिपाही को दबा रहा है। जब इसका हैंड घुमाया जाता है तो नकली शेर दहाड़ता था और सिपाही के भीतर से चीख की आवाज़ें निकलती थी। अब यह खिलौना शेर लंदन स्थित विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम में रखा गया। तो दोस्तों अभी तक भी यह खिलौना सुरक्षित है और लंदन में विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम में रखा गया है। और 4 मई 1799 को जब अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान की मौत हो गई, तो अंग्रेज ने इस खिलौने को भी अपने साथ ले गए। ठीक है, तो रखा हुआ था, लेकिन मतलब अभी भी रखा हुआ है। ठीक है, और लेकर के चले गए थे, तो लंदन में अभी तक रखा हुआ है। ठीक है, तो लंदन का इंग्लैंड में ही ना पड़ता है। तो इस तरह से था टीपू सुल्तान की लड़ाई। अब हम लोग को पढ़ना है मराठा की लड़ाई। ठीक है, अब मराठा युद्ध के बारे में पढ़ना है। मराठा की लड़ाई क्या थी? 18वीं शताब्दी के आखिरी में कंपनी मराठाओं की ताकत को भी काबू और ख़त्म करने के बारे में सोचने लगी थी। अब देखिए मैसूर को ख़त्म कर दिया टीपू सुल्तान से, अब ये सोचने लगा मराठा के बारे में, मराठा की भी शक्ति को हमको समाप्त करना है। ठीक है, उसके बाद 1761 ईस्वी में पानीपत की तृतीय लड़ाई के हार के बाद दिल्ली से देश का शासन चलाने का मराठा का सपना चूर चूर हो गया। 1761 ईस्वी में एक लड़ाई हुआ था, पानीपत का लड़ाई। ठीक है, और उस लड़ाई के बाद दोस्तों वहाँ से दिल्ली से पानीपत की तीसरी लड़ाई में जो हार हुई दिल्ली की, तो उसके बाद दिल्ली से देश का शासन चलाने का मराठा का जो सपना था वो चूर चूर हो गया था। उन्हें कई राज्यों में बांट दिया गया था। इन राज्यों की बागडोर संधियाँ होलकर, गायकर और भोसले जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथों में दे दी गई थी। मतलब वहाँ पे तितिर बितिर कर दिया शासक का पूरा, मतलब अलग अलग अपने राज समझिए कि स्वतंत्र रूप से सारे राज अपने अपने शासक अलग अलग संभालना शुरू कर दिए थे। ठीक है, तो दिल्ली से पूरे देश का शासन करने का जो मराठा का सपना था वो टूट गया था। अब बोल रहा है कि ये सारे एक पेशवा मतलब सर्वोच्च मंत्री के अंतर्गत एक कन्फेसिडेंट मतलब राज्य मंडल के सदस्य थे। पेशवा इस राज्य मंडल का सैनिक और
कन्फेडरेसी मतलब होता है गठबंधन, मतलब गठबंधन का सदस्य थे ये लोग राजमंडल का, ठीक है। पूरा गठबंधन एक तरह से किए हुए थे, पेशवा गठबंधन थे। तो पेशवा इस राजमंडल का सैनिक और प्रशासकीय प्रमुख होता था, और जो पुणे में रहता था। महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस 18वीं शताब्दी के आखिरी के दो प्रसिद्ध मराठा योद्धा और राजनीतिक थे। कौन कौन थे? नाना फडणवीस, ठीक है, और एक थे महादजी सिंधिया। तो इन दोनों जो है मतलब योद्धा थे उस वक्त के मराठा के। एक के बाद एक कई युद्धों में कंपनी ने मराठों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। पहला युद्ध था 1782 में सालवाई संधि के साथ खत्म हुआ। पहला 1782 का युद्ध लड़ा गया मराठा के साथ, सालवाई संधि के साथ खत्म हुआ। इसमें कोई पक्ष नहीं जीता था। दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध हुआ 1803 से 1805 में, कई मोर्चों पर लड़ा गया। इसका नतीजा यह हुआ कि उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा व दिल्ली सहित कई भूभाग अंग्रेजों के कब्जे में आ गए थे। पहला मराठा युद्ध में तो कोई मतलब नहीं जीता, लेकिन दूसरा मराठा युद्ध जब 1803 और मतलब 1803 और 3 से 5 के बीच लड़ा गया, तो उड़ीसा और यमुना के उत्तर में जो आगरा और दिल्ली सहित जो कुछ भाग था वो अंग्रेज के कब्जे में चला जाता है। फिर तीसरा मराठा युद्ध 1817 से 19 के बीच होता है, जिसमें मराठा की ताकत का पूरी तरह से कुचल दिया जाता है और पेशवा को पुणे से हटा करके कानपुर के पास बिठूर में पेंशन पर भेज दिया जाता है। अब विध्वंस के दक्षिण में स्थित पूरे भूभाग पर कंपनी का नियंत्रण हो जाता है। तो किस तरह से मराठा को भी देखिए यहाँ पे अपने कब्जे में कंपनी ले आता है, ठीक है। अब हम लोगों को पढ़ना है सर्वोच्चता का दावा। तो फिर सर्वोच्चता का कोई दावा करता है उसके बारे में हम लोगों को जानना है, ठीक है। अब देखिए सर्वोच्चता के दावा यहाँ पे करने लगता है यूरोप विवरण के स्पष्ट है कि 19वीं शताब्दी के शुरुआत में, जैसे 19वीं सदी शुरुआत होता है, कंपनी के क्षेत्रीय विस्तार को आक्रामक नीति पर चल रही थी। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने 1823 ईस्वी 1818 से 1823 तक जिसकी कार्यकाल है लॉर्ड हेस्टिंग्स की, उसने सर्वोच्चता की एक नई नीति लागू करता है और कहता है कि मतलब कंपनी का जो है रियायत का पर अधिग्रहण करने का अधिकार है, क्योंकि उसको मतलब अपने हित के लिए जो है भारतीय रियासत के किसी भी भारत की किसी भी रियासत पर अधिग्रहण कर सकता है, ठीक है, और उसको धमकी भी दे सकता है। इसके लिए उसको क्या किया, मतलब इस सर्वोच्चता नीति में वर्णन किया गया था। लेकिन यह प्रक्रिया जो है बेटोक नहीं थी, मतलब उसके ऊपर टोक रोक लगाया जा सकता था। जैसे कि अगर उदाहरण के तौर पर देखें तो कित्तूर जो भी कर्नाटक में पड़ता है, उस पर कब्जा करने का प्रयास अंग्रेज लोगों ने किया था। तो रानी चेलमा थी, चेन्मा देखिए यहाँ पे रानी चेन्मा की एक स्मृति बनाई गई है, तो इसी में रानी चेन्मा को दिखाया गया है। बोल रहा है रानी चेन्मा ने हथियार उठा लिया था, बंगाल मतलब अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दी थी। उसके बाद 1824 ईस्वी में दोस्तों इस रानी चेन्मा को जो है गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके बाद 1829 ईस्वी में इसकी जो है जेल में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद भी चेलमा के बाद फिर कित्तूर स्थित संगोली का एक गरीब चौकीदार था रायना, तो उसने भी प्रतिरोध यह जारी रखता है, लेकिन फिर इसको समर्थन मिलता है, लेकिन फिर इसको भी 1830 ईस्वी में वहाँ पे फांसी पर लटका दिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा। तो देखिए 1830 के दशक के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूस के प्रभाव को बहुत डरी हुई थी। रूस के प्रभाव से जो है ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत डरी हुई थी। कंपनी को भय था कि कहीं रूस का प्रभाव पूरे एशिया में फैलकर उत्तर पश्चिम से भारत को भी अपनी चपेट में न ले ले। तो इसी डर के चलते अंग्रेज अब उत्तर पश्चिम भारत को भी अपने नियंत्रण में करना चाहते थे। जैसे देखिए उत्तर पश्चिम पर जो है रूस का दबदबा था, ठीक है, तो उससे अंग्रेज डरी हुई थी कि रूस अब जब पूरा मतलब इंडिया में अपना फैला देगा तो हम क्या करेंगे। तो उसकी वजह से उत्तर भारत को भी जो उत्तर पश्चिम भारत को भी जो अपने नियंत्रण में करना चाहता था। और 1838 से 1842 के बीच अफगानिस्तान के साथ एक लंबी लड़ाई लड़ी और वहाँ अप्रत्यक्ष कंपनी स्थापित कर दिया। कौन? ये अंग्रेज लोग। 1843 ईस्वी में सिंध पर भी कब्जा कर लिया। इसके बाद पंजाब की बारी थी। यहाँ महाराजा रणजीत सिंह ने अपनी कंपनी की दाल नहीं गलने दी। 1849 ईस्वी में उसकी मृत्यु के बाद इस इजाज़त के साथ दो लंबी लड़ाइयाँ हुई और आखिरकार 1849 में अंग्रेजों ने पंजाब पर भी अधिग्रहण कर लिया। मतलब पंजाब में दोस्तों ये जब गए थे तो पंजाब में वहाँ पे एक राजा थे रणजीत सिंह, तो उन्होंने इसकी दाल नहीं गलने दी थी, विरोध किया था। 1843 में जब गए तो ठीक है 1843 में सिंधु पर किया, लेकिन फिर वहाँ पे गए थे तो 1839 में उनकी मृत्यु हो जाती है किनकी, रणजीत सिंह की। और उसके बाद फिर 1849 ईस्वी में अंग्रेजों ने पंजाब पर भी ग्रहण कर लिया। तो धीरे धीरे उत्तर पश्चिम भारत को भी जो इन्होंने अपने में मिला लिया था। उसके बाद भिलाई की नीति देखिए यहाँ पे अधिग्रहण की आखिरी लहर 1848 से 1856 के बीच गवर्नर जनरल बने लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली। लॉर्ड डलहौजी ने एक नई नीति अपनाई जिसे विलय नीति का नाम दिया गया, ठीक है। तो लॉर्ड डलहौजी जब आते हैं 1848 से 1856 के बीच एक नई नीति लाते हैं, उनको कहा जाता है विलय नीति। इस सिद्धांत का तर्क पर आधारित था कि अगर कोई शासक की मृत्यु हो जाती है तो उसका कोई पुरुष बारिक नहीं है जो उसकी हड़ताल हड़प ली जाए।
मतलब कोई अगर शासक की मृत्यु हो जाए तो उसका कोई भी पुरुष उसकी हड़ताल को, उसकी जो है रियासत को नहीं हटा सकता, यानी कंपनी के विभाग का हिस्सा बन जाती है अगर उस शासक की जो है वहाँ पे मृत्यु हो जाती है तो इस सिद्धांत के आधार पर एक के बाद एक कई रियासतें जैसे सतारा हो गया, फिर संबलपुर, जयपुर, उदयपुर, नागपुर और झांसी अंग्रेजों के हाथ में चली गई थी। ठीक है, जैसे सतारा के शासक की मृत्यु हुई तो 1848 में सतारा जो है अंग्रेज के शासक में चला गया, फिर संबलपुर चला गया, फिर उदयपुर, नागपुर, झांसी सारा जो है अंग्रेज के हाथ में चला गया था। ठीक है, फिर आखिरकार 1856 में कंपनी ने अवध को अपने नियंत्रण में ले लिया। 1856 में दोस्तों अवध को भी अपने नियंत्रण में ले लेता है और एक बार अंग्रेजों ने एक नया तर्क दिया। उन्होंने कहा कि वे अवध की जनता को नवाब के कुशासन से आज़ाद कराने के लिए कर्तव्य से बंधे हुए हैं, इसलिए वे अवध पर कब्जा करने को मजबूर है। मतलब कि अवध के जो राजा हैं, अवध के जनता को नवाब के कुशासन, मतलब नवाब वहाँ पे कुशासन कर रहा है, इसकी वजह से उसको आज़ाद कराना चाहते हैं जनता को, कौन, अंग्रेजी शासक, इसलिए उनका कर्तव्य है कि वो उस पर कब्जा करे। ये कह करके वहाँ पे कब्जा कर लिया जाता है। अपने प्रिय नवाब को इस तरह से गद्दी से हटाया गया, उसे देखकर लोगों को गुस्सा भड़क गया था। तो देखिए लोग नवाब जो है प्रिय नवाब है वहाँ पर का, लेकिन फिर भी कहा जा रहा है कि कुशासन कर रहा है, इसलिए हम तुमको, मतलब हमारा कर्तव्य है कि हम तुम लोगों को स्वतंत्र कर दें इस कुशासन से। तो फिर भी मतलब लेकिन जनता के लिए वो प्रिय शासक था, तो फिर उसको मतलब गुस्सा आ गया लोगों में और फिर अवध के लोग भी 1857 में जो है महान विद्रोह कर दिए। तो 1857 में अवध से विद्रोह हुआ था, हम सबको पता है। यहाँ पे कल्पना करने को करा कि आप नवाब के नतीजे हैं, तो बचपन से ही एहसास कराया गया है कि एक दिन आप राजगद्दी संभालेंगे। आपको पता है कि विलय नीति के कारण अंग्रेज आपको राजा नहीं बनने देंगे, आपको कैसा लगेगा? तो इसका अंदाज़ा लगाइए आप लोग। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे बोल रहा है ये जो है ब्रिटिश शासन के अधीन क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ पे जो पीला वाला क्षेत्र दिख रहा है ब्रिटिश शासन के अधीन क्षेत्र है और जो लाल वाला देख रहा है वो ब्रिटिश शासन के अधीन नहीं थे। ये सारा जो है ब्रिटिश शासन के अधीन नहीं थे पहले। ठीक है, लेकिन फिर धीरे धीरे दोस्तों देखिए यहाँ पे से ब्रिटिश शासन का जो है अब कहाँ से कहाँ पहुँच गया, बनारस इधर दिल्ली, बिहार, दिल्ली तक पहुँच गया था और फिर इधर दोस्तों देखिए हैदराबाद, मैसूर छोड़ करके इधर गोवा वगैरह, बम्बई, गुजरात तक जो है पहुँच आया था। उसके बाद और देखिए अब पूरी तरह यहाँ पे कब्जा कर लिया। देख लीजिए अब ब्रिटिश शासन पूरा यहाँ तक उत्तर भारत तक जो है पहुँच चुका है। देखिए इधर जम्मू कश्मीर वगैरह भी जो है लूटे हुए, पंजाब वगैरह सारा जो है लाहौर अपने कब्जे में कर ले रहा है। देखिए चारों तरफ इसका नियंत्रण बढ़ता चला गया है। तो ये यहाँ पे एक क्लासिफिकेशन देखने के लिए दिया है कि किस तरह से यहाँ पे हो गया था। ये दोस्तों दे रहा है 1757 के। ठीक है, जब प्लासी का युद्ध हुआ था उसके बाद 1840 का ये चित्र है, धीरे धीरे कैसे बढ़ा उसके बाद दोस्तों 1857 का ये चित्र है। तो इतना में विद्रोह मतलब फैल गया था, तब जाकर के हमारे देश में 1857 में विद्रोहियाँ आई। अब दोस्तों नए शासन की नीति के बारे में जानते हैं। बोल रहा है गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स आए 1773 से 1785 में उन बहुत से महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से था जिन्होंने कंपनी की ताकत फैलाने में अहम भूमिका अदा की थी। वारेन हेस्टिंग्स के समय तक आते आते कंपनी न केवल बंगाल बल्कि बंगाल, बम्बई और मद्रास में भी सत्ता हासिल कर चुकी थी। ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासकीय इकाइयों में बटे हुए थे जिन्हें प्रेसिडेंटी कहा था। उस समय 3 प्रेसिडेंट थी, बंगाल, मद्रास और मुंबई। हर एक का शासक गवर्नर के पास होता था, सबसे ऊपर गवर्नर जनरल होता था। वारेन हेस्टिंग्स ने कई प्रशासकीय सुधार किए थे। न्याय के क्षेत्र में उन्हें सुधार खास तौर से उल्लेखनीय है। तो न्याय में काफ़ी सुधार किए थे कौन? वारेन हेस्टिंग्स ने। 1772 में एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित की गई थी। इस व्यवस्था में प्रावधान किया गया था कि हर जिले में 2 अदालत होगी, कौन? फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत। तो आज भी होता है दोस्तों, फौजदारी अदालत अलग है और दीवानी अदालत अलग है। तो ये 1772 से ही तय कर दिया गया था वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। दीवानी अदालत की मुख्य यूरोपीय जिला कलेक्टर होते हैं और मौलवी तथा हिंदू पंडित उनके लिए भारतीय कानून की व्याख्या करते हैं। फौजदारी अदालत अभी भी काजी और मुफ्ती के लिए ही अंतर्गत थी, लेकिन वे भी कलेक्टर की निगरानी में काम करते थे। ठीक है, तो मतलब इतनी सारी चीज़ें वहाँ पे लागू कर दी गई थी पहले से ही। अब यहाँ पे देखिए कुछ काजी क्या होती है, तो काजी एक प्रकार का न्यायाधीश था जिसे आज जज कहते हैं, वो भी उस टाइम जो है काजी उसको कहा जाता था। मुफ्ती क्या थे? मुस्लिम समुदाय का एक न्यायविद जो कानून के व्याख्या करता था उसको कहा जाता था मुफ्ती। ठीक है, काजी इसी व्याख्या के आधार पर फैसला करता था, फैसला सुनाता था, मतलब सहयोगी होता था समझिए कि न्यायाधीश का। ठीक है, अब यहाँ पे महाभियोग क्या होता है? जब इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में किसी व्यक्ति के खिलाफ दुराचार का आरोप लगाया जगाता है तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स मतलब संसद का ऊपरी सदन में उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलता है, इसे महाभियोग कहा जाता है। अब देखिए महाभियोग आज भी राष्ट्रपति के ऊपर लगाया जाता है कि नहीं? तो महाभियोग क्या होता है? इसी तरह का कुछ प्रयोग किया होता है, कुछ खास तौर पर मतलब साधारणतः इसी तरह का प्रयोग किया होता है। इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन्स मतलब संसद ने किसी व्यक्ति के खिलाफ अगर दुराचार का आरोप लगाना है तो उसको वहाँ पे
खिलाफ मतलब संसद के ऊपरी सदन में उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा। तो आज भी भारत के राष्ट्रपति पर यही इसी तरह का समान तौर पर मतलब महाभियोग लगता है। यहाँ पे दोस्तों देखिए वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा मुकदमा चलाया जा रहा है, उसका चित्र यहाँ पे दे रहा है। ठीक है, ऐसा पढ़ लिए हम लोग। अब आगे पढ़ते हैं। बोल रहा है जब वारेन हेस्टिंग्स 1785 में इंग्लैंड लौटा तो एडमंड बर्के ने उस पर बंगाल का शासन सही ढंग से न चलाने का आरोप जड़ दिया था। किस पर? वारेन हेस्टिंग्स पर। और इस आरोप के चलते हेस्टिंग्स पर ब्रिटिश शासक के महाभियोग का मुकदमा यहाँ पे चल रहा है, जो 7 साल तक चला था। अब देखिए एक बड़ी समस्या क्या थी? एक बड़ी समस्या थी कि ब्राह्मण पंडित धर्मशास्त्र को अलग अलग शाखाओं के हिसाब से स्थानीय कानूनों को अलग अलग व्याख्या कर देते थे। इस भिन्नता को खत्म करके समरूपता लाने के लिए 1875 में 11 पंडित को भारतीय कानून के एक संकलन तैयार करने का काम सौंपा गया था। मतलब 11 पंडित को कहा गया 1785 ईस्वी में कि एक संकलन तैयार करो भारतीय कानून के। ठीक है, एन बी हाल्टेन हल एन बी हाल्हेड ने एक संकलन का अंग्रेजी में अनुवाद किया। उस सारा ग्रंथ का भारतीय कानून का संकलन किया जो पंडित, उसका ये क्या किया, अंग्रेजी में अनुवाद कर दिया। और 1778 ईस्वी तक यूरोपीय न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम कानून की भी एक संहिता तैयार कर ली गई थी। 1873 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है और इसके तहत नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कर दी जाती है। इसके अलावा कलकत्ता में अपीलीय अदालत आता है, सदर न्यायाधीश अदालत की स्थापना कर दी जाती है। तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट सबको पता है आया है, और कलकत्ता में जो है न्यायाधीश मतलब न्यायालय की स्थापना होती है, सर्वोच्च न्यायालय की। सबसे पहले कलकत्ता में ही हुआ था 1773 ईस्वी में, तो याद रखिएगा। बोल रहा है भारतीय जिला में कलेक्टर सबसे बड़ा ओहदा होता था। जैसे कि नाम से ही पता चलता है, उसका मुख्य काम लगान और कर इकट्ठा करना तथा न्यायाधीश व पुलिस अधिकारियों बदरोगा की सहायता से जिले में कानून व्यवस्था मतलब बनाए रखना था। उसका कार्यकाल कलेक्टर सत्ता और संरक्षण का नया केंद्र बन गया था, जिसने पुराने सत्ता केंद्रों को हासिल पर ढकेल दिया। कंपनी का फौज के बारे में अब थोड़ा सा देखते हैं। पहले यहाँ पे पढ़ लेते हैं। मैं सबके शत्रु के उत्पीड़क पर महाभियोग चला रहा हूँ। तो क्या है, वारेन हेस्टिंग्स के महाभियोग की कार्रवाई के दौरान एडवर्ड बर्क जो उन पर कार्रवाई चला रहे थे, उसने उत्तेजनापूर्ण भाषण दिया था। तो उसका भाषण क्या है बोल रहा है कि मैं अपने ऊपर भारत के लोगों की ओर से अभियोग चला रहा हूँ, जिसके उत्तराधिकारी को जिन्होंने पैरों तले रौंद दिया है और उसके देश को उन्होंने रेगिस्तान बना दिया है। तो इसके लिए हम इस पर जो है मुकदमा चला रहे हैं। अंत में मानव स्वाभिमान के नाम पर, स्त्री पुरुषों के नाम पर, उस हर उम्र के नाम पर, हर ओहदे के नाम पर मैं सबके साझा शत्रु और सबके उत्पीड़न पर महाभियोग चला रहा हूँ। इस तरह के कुछ भाषण दिए थे वहाँ पे। अब देखिए बोल रहा है कंपनी की फौज कितनी थी कंपनी की? कंपनी के साथ भारत के शासन और सुधार के नए विचार तो आए, लेकिन उसकी असली सत्ता सैनिक ताकत में थी। मुगल फौज मुख्य रूप से घुड़सवार जैसे घोड़ा पर चलने पर वाले प्रशिक्षक और पैदल सेना थी। उन्हें तीरंदाजी तलवारबाजी का प्रशिक्षण दिया गया था। सेना के सवारों का दबदबा रहता था। मुगल साम्राज्य का एक विशाल पेशेवर प्रशिक्षण वाली पैदल सेना की जरूरत महसूस नहीं होती थी। ग्रामीण इलाकों में सशस्त्र किसानों की बड़ी संख्या थी। स्थानीय जमींदार मुगलों की जरूरत पड़ने पर पैदल सिपाही मुहैया कराते रहते थे। 18वीं सदी में जब अवध और बनारस जैसी रियासतों में किसानों को भर्ती करके उसे पेशेवर सैनिक प्रशिक्षण दिया जाने लगा तो यह सूरत बदलने लगी थी। अब 18वीं शताब्दी में अवध में भी जो है, अवध और बनारस में भी इस तरह की प्रशिक्षण दिया जाने लगा, तो फिर वहाँ पे सूरत बदलने लगा था। ईस्ट इंडिया कंपनी अब ने जब अपनी सेना के लिए भर्ती शुरू की तो उसने भी यह तरीका अपनाया। अंग्रेज अपनी सेना को सिपाही, मतलब जो भारतीय शब्द सिपाही के लिए बना हुआ था, आर्मी कहते थे। अंग्रेजी अपनी सेना को क्या कहते थे? आर्मी कहते थे। 1820 के दशक में जैसे जैसे युद्ध तकलीन बदलने लगी, कंपनी को की सेना में घुड़सवार टुकड़ियां की जरूरत कम होती गई। इसकी वजह यह थी कि ब्रिटिश साम्राज्य बर्मा, अफगानिस्तान और मिस्र में भी लड़ रहा था, जहां सिपाही मस्केट मतलब तारेदार बंदूक और मैच लॉक के लैस से होते थे। कंपनी की सेना में सिपाहियों के बदलती सैनिक आवश्यकताओं को ध्यान रखना पड़ता था, और जब उसकी पैदल टुकड़ी ज़्यादातर महत्वपूर्ण होती जा रही थी। 19वीं सदी की अगर बात करें तो 19वीं सदी की शुरुआत में अंग्रेज एक संपूर्ण मतलब समरूप सैनिक संस्कृति विकसित करने लगा था। मतलब सैनिक सिपाहियों का यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षण हो रहा था, अभ्यास हो रहा था, अनुशासन सिखाया जा रहा था। अब उनका जीवन पहले से भी ज़्यादा नियंत्रित था। इस कोशिश में अब कभी कभी समस्याएं भी आ जाती थी, क्योंकि पेशेवर सिपाही की सेना खड़ा करने के चक्कर में अंग्रेज कई बार जातीय और समुदाय के भावनाओं को नज़रअंदाज कर देते थे। भला लोग अपनी जातीय और धर्मीय भावनाओं को इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकते हैं? क्या वो खुद को अपने समुदाय का सदस्य मानने के बजाय सिर्फ सिपाही मान सकते हैं? तो ऐसा नहीं हो सकता। बोल रहा है कि सिपाही क्या महसूस करते थे? अपने जीवन और अपनी पहचान, यानी कि वे कौन है, इस बात को एहसास में जो बदलाव आ रहे हैं, उनको सिपाहियों को किस तरह देखा गया। 1857 के विद्रोह में हमें सिपाहियों की इन दुनिया की झलक दिखाई देता है। इस विद्रोह के बारे में आप अध्याय 5 में पढ़ेंगे। अध्याय 5 में हम लोगों को इसके बारे में पढ़ना है। यहाँ पे दोस्तों चित्र किस चीज़ का दिया है? बोल रहा है कि कंपनी में
कंपनी के लिए काम करने वाला बंगाल का एक सवार है। यह अज्ञात भारतीय चित्रकार, मतलब चित्रकार कौन बनाया पता नहीं है, लेकिन 1700 मतलब 80 का चित्र है ये। मराठा और मैसूर के साथ हुए युद्ध के बाद कंपनी ने अपनी घुड़सवारी टुकड़ियों को मजबूत करने के लिए अहमियत समझ में आने लगी थी और घुड़सवारी किया था, तो इसके लिए ये चित्र यहाँ पे दे रहा है। ठीक है, कंपनी के लिए काम करा था, बंगाल का आदमी है। अब यहाँ पे देखिए बोल रहा है धर्मशास्त्र क्या होता है, इधर प्रयोग किया गया है इस चीज़ में। तो धर्मशास्त्र होता है संस्कृत की ऐसी कृतियाँ जिसमें सामाजिक तौर पर तौर तरीके और आचरण के सिद्धांतों की व्याख्या की जाती है। जैसे इस धर्मशास्त्र ईसा पूर्व 500 ईस्वी से पहले भी लिखे गए थे। सवार के मतलब हुआ घुड़सवार, मरकश मतलब पैदल सिपाही द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक भारी बंदूक होता है। और यहाँ पे देखिए मस्टेक का प्रयोग किया गया। उसके बाद मैच लॉक क्या होता है, तो मैच लॉक दोस्तों शुरुआती दौर में बंदूक जिसमें बारूद को माचिस से चिंगारी दी जाती थी उसको कहा जाता था मैच लॉक। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें थी। अब यहाँ दोस्तों निष्कर्ष क्या निकल करके आता है उसको हम लोग देखते हैं। बोल रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी को एक व्यापारिक कंपनी में बढ़ते बढ़ते एक भौगोलिक औपनिवेशिक शक्ति बन गई थी। 19वीं सदी की शुरुआत में नई भाप तकनीक में आने की यह प्रक्रिया को तेजी मिली। जब तक समुद्री मार्ग से भारत पहुँचने में 6 से 8 माह का समय लग जाता था, भाप के चलते जहाज़ों ने यह यात्रा 3 हफ्तों में ही समेट दी थी। ठीक है, 6 से 8 महीना जिसको लगता था 3 हफ्ते में ही जो ये यात्रा हो गई थी। इसके बाद जो ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज और उनके परिवार भारत जैसे दूर देशों में आने लगे थे। 1857 ईस्वी तक भारतीय उपमहाद्वीप के 63% भूभाग और 78% आबादी पर कंपनी का सीधा स्थापित हो गया था शासन। ठीक है, देश की शेष भूभाग और आबादी पर कंपनी का प्रत्यक्ष ना सही अप्रत्यक्ष प्रभाव था, मतलब पूरे देश में हो गया था। प्रत्यक्ष था कहीं कहीं, कहीं कहीं अप्रत्यक्ष था। ठीक है, इस प्रकार व्यवहारिक स्तर पर ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत को अपने नियंत्रण में ले चुका था। अब देखिए अनंतर में एक दक्षिण अफ्रीका का दास व्यापार दे रहा है। देखिए डच व्यापारी है। डच व्यापारी 17वीं शताब्दी में दक्षिण अफ्रीका पहुंचते हैं। जल्द ही दास व्यापार शुरू करते हैं, मतलब दासों का व्यापार करते हैं। वहाँ पे लोगों को बंधक बनाकर जंजीरों में बांधकर बाजारों में बेचा जाने लगा था। 1834 में दास प्रथा के अंत के समय अफ्रीका के दक्षिणी सिरे पर स्थित केप की निजी स्वामित्व के दासों की संख्या 36,774 हो गई थी। तो इतना ज़्यादा हो गया था दोस्तों, मतलब दासों की संख्या। 1824 ईस्वी में केप आने वाले एक यात्री ने वहां होने वाली नीलामी की आंखों देखा ब्यौरा प्रस्तुत किया है। यह मालूम होने पर कि पशुओं कृषि उत्पादों की नीलामी होने वाली है, हमने अपनी गाड़ी नए बैल खरीदने के लिए रोक दी और नीलामी के माल में एक स्त्री दास और उसके 3 बच्चे थे। किसानों ने पशुओं को सामान ही उन्हें रखा, मतलब किसानों ने पशु के समान ही दास को रख दिया था। उन्हें अलग अलग खरीदने को बेच दिया गया था। माँ ने चिंता, वेदना और आंसू भरी आंखों के बच्चों की तरफ देखा। दुखी बच्चे व्याकुल माँ बाप से चिपके रहे और यह दृश्य देखने को मतलब पिघलाने वाला था। ठीक है, इसके विपरीत मौजूद दर्शकों ने चेहरे हंसते हुए और असंवेदनशील थे। तो यह नत्र में दिया है और यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिया है दोस्तों, यहाँ पे मिलान करना है। ठीक है, और फिर यहाँ पे कुछ भरना है, फिर क्वेश्चन कुछ दिया। ठीक है, तो इसको कर लीजिएगा आप लोग काफ़ी। फिर यहाँ पे हम वीडियो स्टॉप करते हैं। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।